मैम। हाँ जी बच्चे। मैम उससे पहले ना मॉड्यूल्स में से 2-3 डाउट्स थे, मैं पूछ लूं? पूछते हैं बेटा, 1 मिनट सबको आ जाने दो, इकट्ठे करते हैं। ओके मैम। आगे यशिका। यस मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको कंटिन्यूअसली ये व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा था, दूसरा स्क्रीन तो नहीं बीच में दिखता कुछ? ओ मैम। नो मैम। ओके। सो आप लोग जानते हैं ना, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था कि अगर टूट जाता है तो हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है? इसी आईडी पे। तो हम क्या कर रहे थे आज? हमें क्या करना, ब्लड वेसल्स डिस्कस करना है हमने। हम लोग हैं ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सारी फिनिश कर ली थी, और अब हम लोग ये चैप्टर में जो एक्चुअली आपको मैंने बताया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम अभी शुरू करने जा रहे हैं।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम 3 चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे इसमें ब्लड वेसल्स, फिर हम करेंगे यहाँ पे ब्लड, and then we are going to discuss about heart. So our today's topic is going to be blood vessels. Okay, you can just note down this much introduction, and then actually I would like to use the entire screen for this thing. I would like to use the entire screen for discussing blood vessels. Done, ma'am. Done? Shall I clear it? Yes, ma'am. Okay, so now I'm going to start with blood vessels. So blood vessels actually 3 तरह की blood vessels के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. So अभी मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करूंगी कुछ, इस वाले पोर्शन में साइड पे सारी कुछ मैं ड्रॉ करूंगी डायग्राम्स, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज द सेंट्रल थिंग फॉर ऑल द written material. See, when I'm not using this thing spotlight, जब मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो अभी जहां मेरी पेंसिल जा रही है, आपको मेरी पेंसिल दिखाई देती है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so मैं इसी के साथ पॉइंट कर सकती हूँ whenever I want to point. I need not use the spotlight. Okay. So I'm going to draw a few diagrams here. So 3 तरह की blood vessels as I told you होती है। artery, vein and capillary. So पूरा क्रॉस सेक्शन पहले हम डिस्कस करेंगे, आर्टरी का, वेन का एंड कैपिलरी का, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। एज आई टोल्ड यू, जब मैंने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको ये चीज कराई कि किसी भी टिश्यू की जब हम लोगों को सप्लाई करनी होती है, इस तक न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाना होता है, तो क्या होता है, एक आर्टरी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो है वो ले करके आती है एंड वो डिवाइड हो जाती है इनटू मल्टीपल कैपिलरीज। ये कैपिलरीज देन जॉइन टू फॉर्म अ वेन, और ये कैपिलरीज से एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, आर्टरी और वेन से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये दोनों बहुत थिक होती है। मैंने आपको बताया था, तो कितनी, मैंने आपको उस टाइम ये बताया था 3 लेयर थिक होती है। तो अभी हम वो सारी चीज करेंगे कि कितनी लेयर्स थिकनेस होती है और क्या चीजें हम सब में होती है, ठीक है। सो थिकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कलर कर रहे हैं
यहाँ पे मैं कलर इस तरीके से कर रही हूँ, आप पूरा चाहे तो कोई आपके पास स्केचेस वगैरह होंगे, यू कैन कलर इट फुली। या मैं चलो यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस द मोस्ट एक्सटर्नल लेयर, ये सबसे एक्सटर्नल लेयर हो गई दोनों की, ये हो गई ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। या तो इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया क्योंकि ये सरफेस पे है, और एक्सटर्ना क्योंकि ये एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है। अब ये जो लेयर होती है, ये एक्चुअली में अगर आप इसको ध्यान से नोट करो तो ये सबसे बाहर की लेयर है। तो सबसे बाहर ज्यादातर ट्यूबुलर ऑर्गन्स में जो लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, बहुत ज्यादा, मतलब इनमें फाइबर होता है। आपको एक्चुअली बुक में या मॉड्यूल में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको जो ब्रॉड, जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा बता रही हूँ। ठीक है, सो ये लेयर में फाइबर कंटेंट जो होता है कोलेजन फाइबर, वो इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, कोलेजन फाइबर। ठीक है, इट इज रिच, कोलेजन फाइबर रिच होती है ये। एंड ये जो लेयर है ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये लेयर में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आर्टरी और वेन में? एनीवन? मैम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ए, लगाऊंगी तेरे को, ब्लड कहाँ दिखाई दे रहा है? ब्लड दिख रहा है तुझे? मैम कहाँ है फिर ब्लड? मुझे तो नहीं दिख रहा ब्लड, किधर है? नहीं, मेरे को वैसे ओवरऑल लगा, बट मैम फिर वेन थोड़ी थिक है और आर्टरी थोड़ी हाँ, वेन थोड़ी नहीं, ये है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना। यहाँ पे क्या है, क्या दिखाई दे रहा है हमें ये पॉइंट में? हमें दिखाई दे रहा है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना ये जो लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया, इट इज थिकर इन, सॉरी, it is thicker in veins than in artery. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस रिच लेयर है, फाइबर रिच लेयर है, और ये थिक होती है वेन्स में आर्टरी से ज्यादा। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? मैम आर्टरीज और वेन्स में सिर्फ ट्यूनिका एक्स्ट्रा ही एक ही लेयर होती है या 3 अरे लेयर्स 3 अलग? लेयर्स होती हैं, पहली लेयर के बारे में बता रही हूँ अभी, ये 3 लेयर्स होती हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ना। ओके मैम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो मैम। No, तो ma'am. अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों को नहीं डाउट, तो मुझे एक डाउट है, तुम लोगों से पूछना है मुझे। मुझे तुम लोग ये बताओ कि ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन्स में क्यों थिक है, आर्टरी में क्यों कम थिक है? चलो
क्लियर करो मैम मेरा डाउट। ऋषि गुप्ता रेज हैंड, तेरे को पता है यार, चुप कर, इन दोनों से पूछ रहे थे। तेरे को पता है और मुझे खुशी है कि तुझे याद है। गुड ऋषि, कि तुझे याद है, खुश इस बात, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके मैम। बताओ भाई उदिता एंड यशिका। हाँ जी मैम। मैम वेन्स को ज्यादा या फाइबर चाहिए? क्यों क्यों चाहिए? बिल्कुल वेन्स को पता ज्यादा फाइबर, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन क्यों? क्या होता है? मैम इतना ही आंसर वैसे सफिशिएंट आपके लेवल पे। क्या होता है कि वेन्स जो होती हैं ये हम लोगों को अपनी ये ब्लूइश ग्रीन लाइंस दिख जाती है ना अपनी स्किन के ऊपर, यस मैम। ये वेन्स होती हैं, यानी वेन्स सरफेस पे होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो डीप सीटेड होती हैं, ठीक है, काफी डेप्थ में पड़ी होती है अंदर। सो इसलिए वेन्स ऊपर पड़ी होती हैं तो वो दे आर मोर प्रोन टू डैमेज, दैट इज व्हाई veins need more strength. That is why ये वाला जो layer होता है tunica externa का, this is thicker in vein than in artery. Clear? यस मैम। Yeah. So यहाँ पे अभी तक किसी को कोई और दिक्कत? तो हम नेक्स्ट लेयर बनाने जा रहे हैं अभी। एक और बात भाई, आप लोगों ने तो 10th में पढ़ा हुआ है कि आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मैम बाकी 2 लेयर्स पड़ी है ना? हाँ शुक्र है, गुड, इंटेलिजेंट आंसर, an intelligent guess I should say. So second layer आएगी so this is the second layer. So now this second layer is known as tunica media. अब ट्यूनिका मीडिया में आप क्या क्या चीजें याद रखेंगे? M फॉर मीडिया, M फॉर मिडल लेयर, और थर्ड कौन सी थी ऋषि? ऋषि मस्कुलर लेयर। मस्कुलर, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। So M for media, M for middle layer, M for muscular. So tunica media is the middle layer and it is muscular layer. और इसमें जो मसल्स होती हैं वो कौन से टाइप की मसल्स होती हैं? वो होती हैं स्मूथ मसल्स। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं छोटा सा टॉपिक अलग से लिखती हूँ। जो मसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है, एक होती है स्केलेटल मसल्स, और एक होती है कार्डियक मसल्स।
ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जितने भी, जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते गट की मूवमेंट, तो वहां पे ये होंगी। एवरी इनवॉलेंट्री मसल इज स्मूथ मसल। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बाद में बताऊंगी। कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री, बट ये सिर्फ हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही है, सिर्फ हार्ट मसल्स, यानी कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, ओनली हियर इट इज प्रेजेंट, ओनली इन हार्ट, ओनली इन हार्ट। हार्ट की भी दीवारें बनाती है, बस हार्ट वॉल्स को ये बनाती है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर ये बनाती है, सिर्फ हार्ट मसल को ये बनाती है, और कहीं पे भी इवन की ब्लड वेसल्स वगैरह में भी ये प्रेजेंट नहीं होती। बाकी हर जगह जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। स्केलेटल जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे मूव कर सकते हैं, हमारी आर्म्स एंड लेग्स, वहां पे स्केलेटल मसल्स होती है, जितने भी हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स। क्लियर? सो हमें चेक करना हो कहीं पे भी आ जाए कि इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गन व्हिच मसल इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी मसल प्रेजेंट है, सो क्या हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मूव कर सकते हैं? नो, तो स्केलेटल नहीं है। कार्डियक सिर्फ हार्ट वॉल में होती है, हार्ट वॉल तो की बात नहीं हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात होगी, तो कार्डियक भी नहीं है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी मसल होगी? स्मूथ मसल। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी मसल होगी? ये भी हार्ट वॉल की बात नहीं हो रही है, नहीं। वॉलंटरी है, मूव कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर को, डायलेट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स को, अपने नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं है। कौन सी मसल हुई फिर यहाँ पे? स्मूथ मसल्स। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. इनकी डिटेल हम बाकी मसल्स की करेंगे, एक और चैप्टर आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें। या अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट नहीं कर लेंगे वैसे? कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। तो ये No, मसल्स ma'am. का थोड़ा नोट करना चाहो तो कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अकेला मसल्स का नोट करना, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन आप लोग को अलग नोट करना है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के, इस तरीके से जहां पे भी आप लिख रहे हो वहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हेडिंग दे करके, ठीक है, बॉक्स बना लिया करो, वहां पे लिखा करो, या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के पहले लिख लो, जितना लिखा जाए उसके अराउंड बॉक्स बना लिया करो, ऐसे कर लीजिए। सो अकेला ये लिखो, अभी स्मूथ मसल्स के बारे में नोट डाउन करो। And I'm getting used to this now. पहले तो मतलब मुझे कल थोड़ा माउस साथ में यूज करना पड़ रहा था, इसके ये आ नहीं रहा था उतना यूज करना, अभी मुझे फास्ट लग रहा है लिखना। अभी सही है, थोड़ा सारा ही बेटर हो गया है ना, बोर्ड से बेहतर लग रहा है मुझे तो ये मेथड अब। क्या कहना तुम्हारा? अभी तो ज्यादा एक्टिव हो गई मैं इस पे। बोल दिया करो यार कुछ, वैसे ही ना कैद होके Yes, ma'am. कोविड में Yes, ma'am. बढ़िया है. चलो करो नोट्स मसल का, फिर शुरू करते हैं आगे। Ma'am, done. ये सबसे फास्ट डन होता है इसका। यशिका, यशिका तेरे हैंडराइटिंग सही करती है, समझ आ जाता है तुझे? इतनी फास्ट हो जाता Yes, है? ma'am. मैम Ma'am, बहुत writing तो अच्छी है. यशिका की? यस मैम। अच्छा, उदिता ने हैंडराइटिंग भी देख ली? मैम वो थोड़े केमिस्ट्री के नोट्स मंगवाए थे ना, तो अच्छा, बढ़िया है, फास्ट एंड गुड, ये बहुत बढ़िया है। मेरी हैंडराइटिंग देख के पता चल जाता है डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। कभी कभी होता है कि इम्प्रूवमेंट, शांति से लिखूं बड़े आराम से, फिर अब हो जाती है सही, लेकिन मैम स्पीड। आप अपनी अच्छी कहोगे। हाँ, क्या चीज? मैंने कहा क्या लिख लो फिर अपनी अच्छी कहोगे। क्या लिख लूं मैं? मैम मैं कह रही हूँ आप मेरी राइटिंग देख लो फिर आप अपनी अच्छी कहोगे। अच्छा अच्छा जी, Ma'am, same here. वो प्रॉपर होती है, कोई बात नहीं डॉक्टर्स की, बस ये है कि समझने लायक कर देना। तुम्हारे तो मुझे पता है ऋषि, तुम्हारे क्वेश्चन तो मैंने देखे हुए हैं, तुम्हारी तो सच में समझ भी नहीं आती, तो तुम थोड़ा सा उस पर तुम्हें तो काम करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम आ जाती है मुझे कॉलेज में, स्पेशली एग्जाम देके हम हटे,
ये जो सेंट्रल फर्स्ट टर्म एग्जाम्स थे हमारे, सो मेरे टीचर ने स्पेशली मुझे बुलाया और मेरा शीट देखा, और एक और लड़की हु वाज नॉट दैट इंटेलिजेंट, उसका पेपर मुझे दिखाया और मेरा पेपर देखा। उन्होंने बोला कि देखो इसको इतना नहीं आता है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और तुम्हें सारा आता है, लेकिन पेपर देखो, पेपर देख के अगर फर्स्ट इंप्रेशन किसका ज्यादा बेहतर बढ़ रहा है तो मेरा इंप्रेशन तो ऑब्वियसली खराब पड़ता है। हैंड राइटिंग इतनी हॉरिबल थी उस टाइम, अभी तो फिर थोड़ा मेरा बेटर हुआ है, उस टाइम से बहुत ही ज्यादा हॉरिबल थी। तो मुझे सर ने वही बोला कि हैंड राइटिंग एक्चुअली मैटर्स, ही सेड कि थ्योरी एग्जाम्स जब मार्क होते हैं हम लोगों को एक्चुअली इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स मैटर करते हैं, ठीक है। पहले तो +2 के बाद एंट्रेंस एग्जाम में ओएमआर शीट भरनी है, कोई दिक्कत नहीं है राइटिंग की। उसके बाद अगर आपको पीजी करना चाहते हो तो वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद क्या डिपेंड करता है, पेशेंट पर डिपेंड करता है, किसी ने कुछ बाकी चीज पूछना ही नहीं है, पेशेंट के साथ अच्छा डील करोगे, डन है। तो मुझे ये था कि हैंड राइटिंग पे आई वर्क दैट हार्ड, अभी नहीं कर सकती मैं हैंड राइटिंग पे काम, चलता है जैसे चलने दो। तो अभी टीचिंग में आके थोड़ा सा, अभी तो मैं चलो ग्राफ लिख रही हूँ, ये फिर से न्यू मेथड है। तो व्हाइट बोर्ड पे मेरा जाता था स्लाइटिंग में, ऐसे स्लांटिंग लिख देती थी, बिल्कुल टेढ़ा जाता था तो अभी थोड़ा मेरा हुआ है सही, धीरे धीरे हुआ है, बहुत लंबे टाइम के बाद मेरा वो ना सीधा लिखना शुरू किया। नहीं तो हैंड राइटिंग वो व्हाइट बोर्ड पर लाइंस नहीं है तो बिल्कुल यूं टेढ़ी जाती थी हैंड राइटिंग। डॉक्टर्स में होती है हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम, but now many doctors are coming with good handwriting, and Yashika is going to be one of them, right Yashika? Good handwriting वाले डॉक्टर्स में से एक। हाँ, यस मैम। कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना कमजोर, यस। पहले खुद में कॉन्फिडेंस रखो, बोलो बनना है डॉक्टर तो बनना ही है, ठीक है, ये सोचना नहीं है, ऐसे नर्वस नहीं हो जाना ये बात से। बनोगे, तुम तीनों बनोगे। एक्टिवली क्लास में आ रहे हो तुम लोग, लेक्चर्स नहीं ऐसे करते हो कि नहीं हम लोग को क्लास में आना ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना है, तुम लोग एक्टिवली कर रहे हो सारा चीजें, कोई सिर्फ रिकॉर्डिंग पे तुम लोग डिपेंड कभी नहीं हुए हो, कुछ बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर क्लास में पार्टिसिपेशन तुम तीनों करते हो, तो तुम्हारा तीनों का लेवल अच्छा है, ठीक है। इसमें हम लोग को ठीक है फायदा भी मिल रहा है इस चीज का कि हमें प्रॉपर अटेंशन मिल जाती है, और जितना इंटरेस्ट तुम लोग ले रहे हो बहुत इजीली तुम लोग क्लियर कर सकते हो, अगर ऐसे ही 2 साल तक पढ़ाई की तुम लोगों ने, यही जो जज्बा इस टाइम पे तुम लोग रेगुलर स्टडी, रेगुलर असाइनमेंट्स, रेगुलर सारा रहते हो, हर क्लास में आ रहे हो, तो अगर ये चीज रही तो बिल्कुल तुम तीनों अच्छे रैंक्स लेके जाओगे। मेरा पूरा बैच में यहाँ पे जीएमसी पटियाला में एक पूरा बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे हैं वहां पे। अभी वो सेकेंड ईयर में जो पटियाला जीएमसी पटियाला जो रैंक चल रहा है, सेकेंड ईयर में उनके पूरा मेरा ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स, और हर क्लास में, ठीक है, मेरा स्टूडेंट वहाँ पे आपको थर्ड ईयर में मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी मेरा स्टूडेंट मिल जाएगा। सो ये चीज एक्चुअली मुझे भी कॉन्फिडेंस देती है कि देखो है ना, वो कॉलेज जो सब लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है, तो वहां पे ऐसे हर बैच में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। सो टुडे एक्चुअली they were attending some conference and also I talked to them, I advised them to use it. So आगे तक अगर आप उस फील्ड में एंटर कर जाते हो, so actually I can guide you आगे भी किस तरीके से you have to grow आगे की। जैसे ही तुम लोग एंटर करोगे ना मेडिकल कॉलेज में, वहां की जो बुक्स होंगी तो मैं तुम लोग को सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल करा दूंगी। सॉफ्ट कॉपी स्टूडेंट लाइफ में कभी अवेलेबल नहीं होती है, हम लोग को तो अभी गिफ्ट्स मिल जाती हैं, तुम लोग को कभी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होती है, मैं तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में ही अवेलेबल कर पाती हूँ, एंड आई लव टू डू दैट। जैसे रिजल्ट आता है, सिलेक्शन होती है, मैं ज्यादातर हमेशा अपने स्टूडेंट को भेजती हूँ सॉफ्ट कॉपी सभी बुक्स की, ताकि आप आजकल ट्रेंड चल रहा है क्योंकि बुक्स बहुत होती हैं, सो आईपैड लो, टैबलेट लो, उस पर आराम से ट्रैवल करते हुए भी पढ़ते रहो, सो बहुत आपको आगे तक एडवांटेज रहेगी, एंड आई विल सपोर्ट यू थ्रू आउट योर करियर whenever you will need me. So कॉन्फिडेंस रखा करो। यस मैम, नहीं यस मैम, कॉन्फिडेंस से बनोगी डॉक्टर, क्यों नहीं बनोगी?
ठीक है, गुड हैंड राइटिंग वाली डॉक्टर यशिका, बाकी हम तीनों बैड हैंड राइटिंग वाले। ठीक है यशिका? ओके मैम। या सो सबसे अंदर का लेयर अभी सो इसमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा ना? सबसे पहली चीज ही कॉन्फिडेंस चाहिए यशिका, और कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना बेटा। ये सोचना ही नहीं कभी अगर नहीं होगा तो। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना ये चीज तुम लोगों को कि नेवर थिंक अबाउट दिस। होगा, जरूर होगा। और तुम तीनों के बारे में एक्चुअली मैं श्योर हूं कि होगा। ये स्टार्टिंग में दिख जाता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तुम्हारे बैच में एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारे बैच में थोड़ी स्ट्रेंथ मेरी के बराबर है, लेकिन तुम्हारे बैच में जो मुझे मेन कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ पे आने से पहले मेरा पूरा रिकॉर्ड ही हमेशा रहा है 100% रिजल्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़ा ऐसा है लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेडिकल है, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे थोड़ा बायो का ही प्रॉब्लम था पहले, जो टीचर थे मुझसे वहां से, तो when they called me, they showed me old result कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे आ रहे हैं मैम बायो का, क्योंकि बायो का मेरा बठिंडा में बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज व्हाई दे कॉल्ड मी। और एक्चुअली तुम्हारा बैच मुझे यहाँ पे IITians में तुम्हारा बैच मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा नेक्स्ट, जो मेरा हमेशा से मेरा रिकॉर्ड रहा है 100% रिजल्ट वाला, वो तुम्हारा बैच मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मेरा फिर से ऑन ट्रैक 100% रिजल्ट वाला तुम्हारा बैच बनने वाला है। तुम तीनों हार्ड वर्किंग हो, मेरा कॉन्फिडेंस है तुम तीनों पे, तुम लोग भी अपना रखा करो। सो दिस इज द थर्ड लेयर, दिस इज ट्यूनिका इंटरना। अब ट्यूनिका मीडिया जो मैंने आपको दिखाई, मिडल लेयर जो स्मूथ मसल से बनी हुई है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इट इज थिकर इन arteries. Yeah, it is thicker in arteries than in veins. यानी कि ये भी इसमें हम कह सकते हैं कि arteries are more muscular than veins. This is also fine. Arteries Yes, are ma'am. more muscular than Yes, veins, ma'am. right? So next comes tunica interna. Tunica interna is the innermost layer, and इसमें हमें ये क्या होती है, जैसे ये फाइब्रस लेयर है एक्सटर्ना, मीडिया मस्कुलर लेयर है, तो ये होती है येलो कलर की हमने बनाई है, ये इलास्टिन लेयर होती है। थैंकफुली हमें यहाँ पे येलो कलर मिल जाता है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं मिलता है दूसरे क्लास वाले में। सो एक्चुअली दिस लेयर इज रिच इन this layer is rich in yellow elastin fibers. तो येलो इलास्टिन फाइबर्स में ये लेयर रिच होती है। ठीक है, दिस लेयर इज रिच इन येलो इलास्टिन फाइबर्स। तो यानी कि इलास्टिक लेयर होती है ये काफी। ये क्या प्रोवाइड करती है? इलास्टिसिटी। सो वी कैन ऑल्सो से दैट सिंस दिस लेयर इज ऑल्सो thicker in artery than in vein, सेम सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे हम, पूरा आप लिखिएगा, ठीक है? चलो मैं लिख देती हूँ, thicker in arteries than in veins. So we can also say that
arteries are more elastic than veins. Clear? The innermost Yes, layer. Yeah. So actually, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ट्यूनिका इंटरना की ये इलास्टिन लेयर है. ट्यूनिका इंटरना has 2 layers. Tunica interna has 2 layers and this is its first layer, elastin layer. It has another layer also. Tunica interna has another layer also, which is actually made up of what it is made up of. The innermost layer, let me tell you, ये बनी होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की, एक मेम्ब्रेन जस्ट उसके ऊपर यू फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जिनको हम स्मूथ मसल सेल्स बोलते हैं. इस तरीके से बनी होती है ट्यूनिका इंटरना की दूसरी लेयर. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम. सो ये वाले जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं ना, इस तरीके से ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस सेल्स. 2 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगी तो हम दोबारा से लॉग इन करेंगे. ठीक है, सो इनको हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस सेल्स. सो एक्चुअली क्या होता है, एपिथेलियम 3 तरह का होता है. एपिथेलियम मतलब वो लेयर जो हमारे सरफेसेस को कवर करता है, बॉडी कैविटी को भी कवर करता है, किसी भी ट्यूब की कैविटी को कवर करता है, बॉडी सरफेस को कवर करता है. सो इसमें 2 तरह की होता है एपिथेलियम. एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स या कंपाउंड. ठीक है, तो सिंपल भी आगे 3 तरह का होता है. जैसे ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है. सिंपल मतलब सिंगल लेयर का बना हुआ. I need to save this. चलो मैं तुम लोग को ये चीज एपिथेलियम का थोड़ा बाद में बताती हूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू एंड. ठीक है, तो यहाँ पे सुन लो जरा एक बार कि ये बना होता है एक लेयर का जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है तो इसके अंदर ये एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से होंगे. ठीक है, यूं एपिथेलियल सेल्स होंगे. और एक्चुअली जो कैपिलरी है वो बनी हुई है सिर्फ इसी लेयर की, और इसका ल्यूमेन सबसे नैरो होता है. कैपिलरी बनी ही सिर्फ इस लेयर की. ठीक है, तो ये वाली जो लेयर होती है ये भी ट्यूनिका इंटरना की. चलो मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. आर्टरी वेन में अभी तक हमने देखा कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर की लेयर थी दैट इज thicker in vein than in artery because vein superficial होती है, इनको ज्यादा strength चाहिए होती है. So tunica externa is thicker in artery than in vein. What are you doing here? Then the second layer tunica media, which is the muscular layer. This one is thicker in artery than in vein. Thus arteries are more muscular. वो नीचे की तरफ होती है, उनको ज्यादा मस्कुलैरिटी चाहिए होती है. हार्ट से ब्लड लेके आती हैं
So tunica media, which is the middle and the muscular layer, is thicker in artery than in vein. Then the third layer we were talking about, tunica interna. Tunica interna में क्या होता है? Tunica interna या इसका सेकंड नेम नोट कर लो, ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, इसमें दो लेयर्स होती हैं। इलास्टिन लेयर जो हमने येलो कलर से बनाई थी, दिस वन, ये दो लेयर्स की बनी है इलास्टिन लेयर। तो इसमें जो थिकनेस का फर्क होता है, ओनली द इलास्टिन लेयर इज थिकर इन आर्टरी देन वेन। ठीक है, और जो ओनली दिस लेयर, इस लेयर का फर्क होता है। जो दूसरी लेयर होती है इसकी, वो लेयर किस चीज की बनी होती है? वो लेयर सिंपली बनी हुई है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है ही, इसके ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की थिकनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, थिकनेस में। और जो कैपिलरीज होती है वो बनी ही सिर्फ इन्हीं सेल्स की होती है। सिर्फ जो सेकेंड लेयर इसकी हम बात कर रहे हैं, एंडोथेलियम जिसको हम बोलते हैं, तो जो कैपिलरी होती है वो बनी ही सिर्फ एंडोथेलियम की होती है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि वो उसी से एक्सचेंज पॉसिबल क्यों हो पाता है, बाकियों से क्यों नहीं। सो ट्यूनिका इंटरना हैज टू लेयर्स। ट्यूनिका इंटरना हैज टू लेयर्स, इलास्टिन लेयर एंड एंडोथेलियम। सो डिफरेंस जो थिकनेस में होता है वो किसमें होता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिकर इन वेन देन इन आर्टरी, ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टरी देन इन वेन, ट्यूनिका इंटरना की ओनली इलास्टिन लेयर इज थिकर इन आर्टरी देन इन वेन, सो इट इज मोर इलास्टिक आल्सो वी कैन से, आर्टरीज आर मोर इलास्टिक देन वेन्स। देन इसमें एक और लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं। ये एंडोथेलियम सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी बनी होती है। तो इसकी थिकनेस में कोई फर्क नहीं होता। जो कैपिलरीज होती है वो सिर्फ इसी की बनी हुई होती हैं। ठीक है, सो इसीलिए इनमें एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। यहाँ तक आर्टरीज और वेन में डिफरेंस समझ आया स्ट्रक्चर में? यस मैम। अब यहाँ पे एक और चीज जो है, इसका ये वाला पार्ट जहां से ब्लड गुजरता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन आप देखोगे, ल्यूमेन इज वाइडर इन, वाइडर किसमें है? वेन्स। वाइडर इन वेन देन वेन्स। ठीक है, और जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी में जो ल्यूमेन है सबसे ज्यादा नैरो अगर पूछा जाए, देखो अगर नैरोअर पूछा जाए, ठीक है, आर्टरी का इज नैरोअर देन वेन, लेकिन नैरोवेस्ट ल्यूमेन, सबसे छोटा ल्यूमेन किसका होता है? वो होता है कैपिलरी का। सो अब आपको मैं एंडोथेलियम का एक्सप्लेन कर देती हूँ, चीज क्या है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या चीज है ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक जो हमने किया समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत हो इतने में? कोई दिक्कत लग रही है किसी को? मैम वेन्स और आर्टरीज को इलास्टिसिटी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए इलास्टिसिटी? क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें उसके फ्लो में, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, या डिफरेंट फ्लो में, जैसे इमरजेंसी में एड्रेनलिन आ गया, तो फ्लो में डिफरेंसेस थोड़े बहुत कई बार रिक्वायर्ड होते हैं। सो उस वजह से इलास्टिसिटी, ब्लड कई बार ज्यादा आता है, कम आता है। जब ब्लड पंप करता है, तुरंत हार्ट पंप करेगा, तो उसमें भी थोड़ा एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इसमें होता रहता है। मस्कुलैरिटी चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए उसके लिए। मैम। और कई बार प्रेशर की वजह से भी व्हाटएवर जो आसपास की मसल्स होती हैं, कई बार वो भी कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो इनमें प्रॉपर मस्कुलैरिटी ये सब चीज होनी चाहिए। ओके यस मैम। और मैम जो लास्ट लेयर है इलास्टिक वाली, मैम वो आर्टरीज में ज्यादा थिक है ना? दोबारा बोलना।
हमारी ट्यूनिका इंटरना है वो आर्टरीज में ज्यादा थिक है ना? सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन में थिक है, बाकी दोनों ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना की इलास्टिन लेयर ये दोनों इसमें आर्टरी में थिक है। दैट इज व्हाई टोटल थिकनेस जो है वो आर्टरी की ज्यादा आती है। ओके मैम। ओके, यस मैम। या सो मैं इस चीज को वो करके मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, सेंड कर दूंगी तुम लोग को। मैं कर दूं रब या देखना है कुछ तुम लोगों को? सेंड कर दूंगी जो पिछला लेवल किया हुआ था, ठीक है, उसी को सेंड कर देती हूँ। ये एंडोथेलियम बस उसमें नोट कर लेना, ये पिक्चर भी कर दूंगी सेंड, दोनों को मिक्स करके डायग्राम बना लेना। सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी इसके बारे में, एपिथेलियम के बारे में या एंडोथेलियम जो भी हमने बात की इसके बारे में। तो होता क्या है, जो भी एपिथेलियम होता है एक्चुअली एपिथेलियम दो तरह का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का बना होता है इस तरीके से, जैसे ये तीन तरह का होता है आगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ये मल्टीपल लेयर्स। सो सिंपल में देखें तो यूं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर स्क्वैमस सेल्स, ये स्क्वैमस सेल मतलब इस तरीके से यूं फ्लैट सेल जो सेंटर में सिर्फ ब्रॉड हो, न्यूक्लियस को अकोमोडेट करने के लिए साइड से नैरो हो। सो ये है नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये स्क्वैमस सेल्स, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देन अगला, अगर ये सेल्स क्यूब शेप हो, क्यूब तो समझते हो सब लोग, यस मैम। क्यूब Yes, शेप हो, ma'am. तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर इस तरीके से लंबे लंबे सेल्स हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ स्क्वैमस का ध्यान में रखो, यहाँ पे हमने स्क्वैमस की बात की है, और ये सेल्स वहां प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल हो, जैसे कि कैपिलरीज में हम देख रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज होना होता है, तो वहां ये प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, तो वहां ये प्रेजेंट होता है। थ्रू एंड थ्रू चैप्टर्स करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कौन सा एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें सिर्फ इससे मतलब है, बाकी सभी एपिथेलियम्स का हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मल्टीपल लेयर्स का होता है, हमारी स्किन में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियम होता है। इसका सबसे, जैसे कि हमारी जो स्किन का है उसका बता रही हूँ, जैसे सबसे नीचे तो ये हो गए कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ये नीचे और छोटा एक स्मॉल कॉलमनर, देन क्यूबॉइडल, देन और थोड़े छोटे हो जाते थे। जैसे जैसे नीचे की सेल्स हैं आप देखेंगे थोड़े बड़े हैं, ऊपर जाते जाते यहाँ पे फ्लैटेंड सेल्स आते जाते हैं, तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऊपर जाते जाते आता जा रहा है। सो ऐसा एपिथेलियम जहाँ पे सबसे ऊपर स्क्वैमस है, सो दिस इज
स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम, ये कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ऐसा लेयर, एक्चुअली मैं न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सब में जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे न्यूक्लियस होंगे सब में। सो दिस इज द कम्प्लेक्स और कंपाउंड एपिथेलियम। ये जहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए होती है ये वहां पे होता है। सो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि कैपिलरीज में होता है ओनली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो कि एंडोथेलियम का काम करता है, और बाकी जगह पे है ये बाकी जगह पे हमारे दूसरे होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज में हो गया या एल्वेओलाई में हो गया, जहाँ पे भी एक्सचेंज होना होता है वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। कैपिलरीज में अकेला, और आर्टरीज और वेन्स में ऑन द इलास्टिक एपिथेलियम। चल ये ऑन नहीं हो रही, मैंने लाइट ऐसा दिख रहा नीचे, ठीक है। सो समझ आ गया बेटा सारा कुछ? कोई दिक्कत हो आज के लेक्चर में? कोई दिक्कत हो आज के लेक्चर में? मैम ये आपने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के वहाँ साइड पे पी से क्या लिखा है? ये वाला यस मैम। प्रोटेक्शन, जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं वो प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम। ठीक है, सो समझ आ गया सारा? Yes, ma'am. यस मैम। ऋषि, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, सो मैं लेक्चर एंड कर सकती हूँ? मैम हाँ जी। मैम मेरे मॉड्यूल्स में से एक आधा डाउट था, अरे अभी हाँ, पूछ लूं? बताओ। मैम एक सेकंड मॉड्यूल ले लूं? मेरे पास मॉड्यूल नहीं है यहाँ पे, वेट करो। ओह, मेरा फोन उधर पड़ा हुआ है दूसरी जगह पे, तुम मुझे पैसे शेयर कर दो। शेयरिंग का ऑप्शन दूं तुम्हें? मैम वो मेरे पास भी वीडियो नहीं है अभी। मैम मैं आपको फोटो भेज दूं व्हाट्सएप पे? वही कह रही हूँ, फोन नहीं है। क्वेश्चन फिर बोलो, मैम चलो मैं लिखती हूँ क्वेश्चन। नहीं मैम बड़े हैं, मैं कल कर दूंगी। कल कर दोगी? चलो व्हाट्सएप कर देना फिर, ठीक है। यस मैम कल कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो मैं लेक्चर एंड कर दूं? मैम इसकी फोटोज भेज देना। हाँ फोटोज भेज, ये वाला तो कर लो ना, ये वाला भी नहीं किया। चलो मैं भेज देती हूँ, ओके।